मित्रों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय कृषि प्राकृतिक वर्षा पर अधिकांशतः आधारित है। इसलिए ज्योतिष में वृष्टि का अनुमान अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कृषि कार्य में संलग्न जितने भी लोग हैं, वो अपने नजदीक के दैवज्ञों से यह जानना चाहते हैं कि इस वर्ष की वृष्टि की स्थिति क्या होगी। इसकी जानकारी से वे लोग अनुकूल फसल का उत्पादन कर सकेंगे और अनावश्यक परेशानियों से भी बच सकेंगे। इसलिए स्वाभाविक है कि इसका जो संबंध है वो लोक से संबंध है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति से इसका संबंध है। इसलिए लोक में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए तो यह अनिवार्य ही होता है, क्योंकि शहर के लोग भले ही ज्योतिषी जी से यह ना पूछते हो कि इस बार वर्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन गांव में अगर कोई ज्योतिषी है या कोई ज्योतिष अगर गांव में चले जाए और विशेषकर उस समय जब आषाढ़ मास का समय हो, ज्येष्ठ मास का अंतिम समय चल रहा हो, जिस समय की किसान बीज वपन की तैयारी करते हैं, तो वो जरूर ये जानना चाहते हैं कि आखिर पतरा में पानी वानी है कि नहीं। हमसे भी कई लोग कहते हैं कि पतरा में पानी वानी है कि नहीं गुरुजी। हम कहे भैया पतरा में पानी हो तो पतरा ही गल जाएगा, है ना। तो ये जो है बराबर पूछते रहते हैं और ये स्थिति लगभग प्रत्येक व्यक्ति की होती है। तो ज्योतिष के आधार पर किस प्रकार से हम वृष्टि का अनुमान करें, क्योंकि ज्योतिष एक काल विधान शास्त्र है और समय के आधार पर फलादेश का अनुमान करता है। सूर्य सिद्धांत में 9 प्रकार के कालमानों की चर्चा की गई है। ब्राह्म्यम, दिव्यम तथा पैत्यम, प्राजापत्यम च गौरवम, सौरम च सावनम चांद्रम, अरक्ष मानानि वै नव। 9 प्रकार के कालमान बतलाए गए हैं, जिसमें ब्रह्म काल, दूसरा है दिव्य काल। दिव्य काल का मतलब देवताओं का काल, पैत्र यानी पितरों का काल, प्राजापत्य यानी मनु इत्यादि का काल, और गौरमम माने बारहस्पत्य काल, सौर काल, सावन काल, चांद्र काल और नक्षत्र काल। ये 9 काल बतलाए गए हैं और इन 9विध कालमानों में सौर, चांद्र, सावन और नक्षत्र, ये 4 मानव के दैनिक उपयोग में आते हैं। बारहस्पत्य काल दैनिक उपयोग में नहीं आता, लेकिन इसका उपयोग षष्ट्यब्द ज्ञान के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी एक प्रकरण पंचांगकारों के लिए चल रहा है कि भाई संवत्सर लुप्त हुआ, लुप्त संवत्सर जो विवाद है उसका जो समाधान है वो गुरु के द्वारा ही हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई एक संवत्सर आगे बता दे रहा है, कोई एक संवत्सर पीछे बता दे रहा है। तो यह गुरु बृहस्पति अब्द काल के आधार पर ही ऐसे निर्णय हुआ करते। तो सूर्य सिद्धांत करता है कि भाई चतुर्विध व्यवहारो अत्र सौर चंद्राक्ष सावनैः बारहस्पत्येन षष्ट्यब्दम गेयम नान्यस्तु नित्यशः। तो ये 4 जो मान है, ये मान प्रायः अनिवार्य रूप से ज्योतिषी लोग इस समय लोक व्यवहार के रूप में प्रयोग करते हैं।
जिसमें कृषि कार्य का आरंभ प्रायः साधारण आदमी भी ये जानता है कि रोहिणी नक्षत्र से कृषि कार्य का आरंभ हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र में कृषक बीज वपन का कार्यक्रम प्रारंभ कर देते हैं, यानी खरीफ की फसल जिसे कहते हैं, उस फसल का जो कार्यक्रम है रोहिणी नक्षत्र से शुरू हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र का मतलब होता है कि रोहिणी मृक्षिरो अर्थ वृखा, तो वृष नक्षत्र होता है। तो वृष वृष राशि होती, वृष का मतलब हो गया कि लगभग वो ज्येष्ठ मास होता है, क्योंकि बैसाख जो है वो मेष का महीना है और वृष जो है वो ज्येष्ठ है। तो ज्येष्ठ और आषाढ़ एक क्रम वहां पर चलता है। उसके बाद रोहिणी के बाद मृगशिरा नक्षत्र आती है। मृगशिरा नक्षत्र में तपन ज्यादा होता है, तो कृषक उसको भी कहते हैं कि भाई मृगडाह चल रहा है। मृगडाह चल रहा है मतलब उसका एक अनुमान लगाते हैं कि फसल कैसी होगी। अगर मृगशिरा नक्षत्र में तपन बढ़िया हो गया तो कृषक ये कहते हैं कि फिर फसल अच्छी होगी, क्योंकि उसमें जितने कृषि के लिए हानिकारक जीव तत्व हैं वे सभी तत्व उस गर्मी में, उस उष्णता में समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए फसल को नष्ट करने के लिए जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें कमी हो जाती है, उनमें रिक्तता हो जाती है, अल्पता हो जाती है। तो इसलिए मृगशिरा नक्षत्र का भी मान है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र आती है। आर्द्रा नक्षत्र में प्रायः आषाढ़ आ जाता है। आषाढ़ मास में प्रायः आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव दिखने लगता है, ये सब लोग जानते हैं। सूर्य का प्रवेश यदि आर्द्रा नक्षत्र के साथ होता है तो उससे जो है अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं और हमारी फसल कैसे होगी इसका वो वर्णन करते हैं। अब इसमें एक ग्रंथ मुझे एक मित्र ने भेजा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कादम्बरी ग्रंथ पर चर्चा के लिए कोई अन्य ग्रंथ भी होना चाहिए। तो मुझे एक बहुत अच्छा ग्रंथ मेरे मित्र बड़हलगंज गोरखपुर के नेशनल पीजी कॉलेज के भाई योगेंद्र तिवारी जी ने भेजा, और उन्होंने जो ग्रंथ भेजा उस ग्रंथ का नाम मयूर चित्रकम है। मयूर चित्रकम जो है नारदीय ग्रंथ है, उस ग्रंथ का मैंने अवलोकन किया और उस ग्रंथ में मुझे बहुत सारी सामग्रियां मिली और उसी क्रम में जो सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश है वह वहां पर नारद जी कहते हैं कि तृतीया, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी इन तिथियों को छोड़ करके यदि अन्य तिथियों में आर्द्रा नक्षत्र का आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश यदि होता है तो वहां वह वर्ष या वह समय, आगे का भी समय लाभदायक होगा कृषकों के लिए, यानी वृष्टि अच्छी होगी, कहने का यह तात्पर्य है। साथ ही मैंने इस अपने शोध निबंध को तैयार करने में मैंने पर्जन्य सूक्त को देखा, क्योंकि पर्जन्य सूक्त में पर्जन्य पर विधिवत विचार किया है। प्रवाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोस घीर जिहते पिन्वते स्वाहा इरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते यत पर्जन्यः पृथ्वीं रेतसाविति। किस प्रकार से पर्जन्य का जो प्रथम प्रकरण शुरू होता है वो इसके मंत्र में आता है कि प्रवाता वान्ति, वायु, अर्थात वायु ही कारण है पर्जन्य का। और जब हम साम विधान ब्राह्मण पढ़ते हैं तो साम विधान ब्राह्मण का प्रथम सूत्र आता है ब्रह्म हवा इदमग्र आसीत तद तस्य तेजो रसो अत्यरिच्यत। तो वहां तेज की बात आती है, वहां रस की बात आती है और रस से वहां पर्जन्य की व्याप्ति होती है, वहां ये सारी चीजें दिखाई देती है, जो कि
उद्घाटन सत्र में बातें चल रही थी, उसका जो संबंध है वह इस मंत्र से संबंधित दिखता है, क्योंकि उसमें यस्य व्रते पृथ्वी नन्नमेति, जिससे पृथ्वी अन्न से परिपूर्ण हो जाती है। पृथ्वी अन्न से परिपूर्ण सस्य श्यामला पृथ्वी कब होगी? जब वृष्टि का उचित समय पर या वृष्टि का बराबर प्रभाव उसको मिलता रहेगा। वृष्टि के अभाव में, जल के अभाव में अन्न का उत्पादन नहीं हो सकेगा। यह बात वहां पर बतलाई गई। दिवो न वृष्टिम मरुतो ररिध्वम प्रपिडमंत वृषणो अश्वस्य धारा अरवांग तेन स्तनु नेह्यपो निसिचन असुरः पिता नः। इस प्रकार के और भी कई मंत्र वहां पर देखने को मिले। उस मंत्र को उन मंत्रों को हमने इस आषाढ़ी परीक्षा से देखा, तो मुझे ये पता चला कि वास्तव में आचार्य ओझा जी ने जो कादंबरी नामक ग्रंथ पर काम किया, वह कार्य कितना आवश्यक था। क्योंकि वह कार्य यदि वो नहीं किए होते तो हम आज जो कुछ भी अनुमान के आधार पर आगे क्या होगा, क्योंकि भविष्य के कथन का यह एक संदेश है। अब हम अगर अनुमान पर विचार करें तो अनुमान के विचार में एक बहुत बड़ा नाम आता है जिसे घाक कहते हैं। घाक ने कृषि के ऊपर इतना काम किया है, इतना काम किया है कि अगर उसको देखा जाए तो उनका प्रायः कृषकों को उनका वचन कुछ कंठ रहता है। श्रावण शुक्ला सप्तमी उदत जो देखे हैं भान, तब पर है वज्राकार झूरा, इस प्रकार से ऐसे करके लोग उनको घाक और भड्डली, और एक ग्रंथ में तो ये लिखा, एक ग्रंथ का मैं मयूर चित्रकम ही पढ़ रहा था, उसकी प्रस्तावना पढ़ रहा था, तो उसमें प्रस्तावनाकार श्री नारायण शर्मा जो कि कहते हैं कि भाई प्रणम्य भास्करम देवम श्री नारायण शर्मणा भाषा मयूर चित्रस्य ग्रंथस्य प्रवितन्यते। तो वहां पर वो भड्डली पुराण कहते हैं कि ये भड्डली पुराण है? माने जो घाक और भड्डली की जो बातें हैं, जो कृषकों को आज भी याद रहती हैं कि यार यह हवा चल रही है तो इसका मतलब पानी नहीं बरसेगा, यह हवा चल रही, अभी बादल बहुत घनघोर हुआ है और पता चला कि ये उत्तर वाली हवा चल गई या पश्चिम वाली हवा चल गई, तब कृषक लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं बरसेगा। अब वहां अगर सामान्य आदमी हो तो ये कहेगा कि अरे इतना घनघोर चारों ओर से बदरी है, आप कह रहे हैं पानी नहीं बरसेगा, आप कैसे बोल दिए? कह हवा चल गई ना, हवा का रुख देख करके मैंने ये बोल दिया कि ये बादल जो है कहीं अन्यत्र चला जाएगा, यहां पर वृष्टि नहीं होगी। तो इस प्रकार का अनुमान आज भी काम करता है, और आज बहुत से अनुमानी जो लोग हैं वो कृषि में अच्छा काम भी कर रहे हैं, यह देखने को मिलता है। तो इसलिए जब हम इस पर विचार करते हैं तो विचार में आषाढ़ी, आषाढ़ी शब्द का तात्पर्य आषाढ़ पूर्णिमा से है। पूर्णिमा जब होती है तो उस मास के लिए, जैसे माघ मास की पूर्णिमा हो तो माघी, चैत्र मास की पूर्णिमा हो तो चैत्री, तो इस बैसाख की बैसाखी, तो इस प्रकार से आषाढ़ी पूर्ण, जेठ की जेठी ये कहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो आषाढ़ी परीक्षा जो चैप्टर है, जो शीर्षक है, उस शीर्षक से यह तात्पर्य हो रहा है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को अनुमान करके, देख करके हम फसल का अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस प्रकार से फसल को उगा पाएंगे। अब कौन सा फसल हमारे लिए
लाभकर होगा। ये ये वहां पर वर्णन करते हैं। और उसमें जब वर्णन करते हैं तो जैसे यहाँ पर वर्णन करते हैं कि गर्भा पुष्टिकरा सर्वे सुयोगा विलयंगता आषाढ़्याम तु विनष्टायाम सर्वमेवा शुभम भवे। यहाँ गर्भनाश करा सर्वे कुयोगा विलयंगता यदि आषाढ़ी शुभा जाता तदा सर्वम शुभम भवे। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के योग यदि सभी खराब हो जाए, देखिए कितना अच्छा एक समन्वय यहाँ पर स्थापित करते हैं। कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के यदि सभी योग खराब हो जाएं, तो गर्भ को पुष्ट करने वाले जो योग है मान लीजिए वो भी अगर नष्ट हो जाए, लेकिन यदि दिन के योग, जो दिन के योग हैं वो योग अगर सही हो जाए तो कुयोग भी सुयोग बन जाता है। इस अवसर पर मुझे मुहूर्त चिंतामणि का वह श्लोक आता है, याद स्मरण में आ रहा है। वहां ग्रंथकार कहते हैं, वहां एक प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न ये उठाते हैं श्री राम दैवज्ञ से कि बताइए कि कुछ दिन हम पंचांग देखते हैं तो पंक्ति में कुछ जो है सुयोग आ जाते हैं और कुछ कुयोग आ जाते हैं, तो हम किस दिन बताएं कि इस दिन बढ़िया है इस दिन खराब है, कैसे निर्णय करें। तो वहां पर बड़ा अच्छा वो उत्तर देते हैं कि अयोगे सुयोगो पिचेस्या तदानिम अयोगम निहत्ते सिद्धिम तनोति परे लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशम दिनार्धोत्तरम विष्टि पूर्वम च सस्ता। इस प्रकरण में वो कहते हैं कि आप अनुमान करिए कि अयोग कितना है और सुयोग कितना है। कुयोग और सुयोग को दोनों की गणना कर लीजिए और गणना करने के बाद यदि सुयोग अच्छा है, सुयोग ज्यादा है, तो आप उस दिन भविष्यवाणी कर दीजिए कि आज अच्छा है। उसी तरीके के से ये कहते हैं कि भाई आषाढ़ पूर्णिमा को यदि योग खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या फलादेश करेंगे। तो कहते हैं कि देखिए जिस दिन का आपको फलादेश करना हो आप उस दिन के योग को देखिए और उस दिन यदि सुयोग मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, उसकी शुभ व्याख्या कर डालिए, यानी शुभता की प्राप्ति होगी, वृष्टि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का एक अनुमान लगाया जा सकता है। आषाढ़े पूर्णिमायाम तु यद इंदु ग्रहणम भवेत मासे अर्ध पंचमे सर्व द्रव्याणाम ही महार्घता। इस ग्रंथ में महार्घता और सहार्घता दोनों की बात की गई है। इसमें सस्ती और महंगी दोनों बातें की गई हैं, क्योंकि कृषक का सीधा संबंध ये होता है कि फसल का उत्पादन तो हो जाएगा, लेकिन उस फसल का मूल्य यदि सही नहीं होगा तो हमारे अधिक उत्पादन करने का भी क्या लाभ होगा। तो इसलिए वहां पर ये विचार करते हैं, कोई भी कृषक ये विचार करता है कि हम कौन सी फसल निक्षेप करें, कौन सी फसल बोएं जिस फसल का उत्पादन अधिक हो और उसका मूल्य भी अधिक हो, उसका अच्छा मूल्य मिले। ऐसा नहीं है कि वस्तु तो अधिक हो रही है लेकिन यदि मूल्य उसका अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर उसको हम वो करके या उसमें परिश्रम करके हम क्या फल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वहां ये विचार करते हैं कि आषाढ़ी से, आषाढ़ मास की पूर्णिमा से हम वस्तुओं के मूल्य का भी विचार कर लेंगे कि वस्तु सस्ती होगी या महंगी होगी। साथ ही यह भी विचार कर लेंगे कि वृष्टि कैसे होगी, और उस वृष्टि में कई प्रकार के विचार आते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई यदि आपको वृष्टि का विचार करना हो तो वहां पर एक प्रकरण देते हैं मयूर चित्रकम में।
और मयूर चित्रकम में जो प्रकरण देते हैं, उस प्रकरण को जब मैं इससे मिलाता हूं तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है कि कितने अच्छे तरीके से आचार्य ने सामंजस्य बैठाया है, कैसे उसको आचार्य ने व्याख्या के रूप में लिया है। वहां स्पष्ट करते हैं, ज्येष्ठ मास से ही वो शुरू करते हैं कि ज्येष्ठ मासे नवर्क्षाणी रौद्रादीनि विलोकयेत निरभ्रैर जल संपत्ति ही साभ्रैर गेयम अवर्षण। कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में आर्द्रा आदि 9 नक्षत्रों तक जो आकाश निर्मल रहे तो वर्षा अधिक होगी, और बादल होवे तो वृष्टि नहीं होगी। जिस दिन बादल हो वही नक्षत्र समझिए कि नहीं बरसेगी, इस प्रकार का अनुमान वहां पर करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तम्याम श्रूयते घन गर्जितम मेघश्छन्न नभो वापि वायुर्वहति दक्षिणः तिलस्य संग्रह कार्यो विकृते कार्तिके धनम। कहते हैं ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को जो मेघ यानी बादल गरजेगा और बादल आकाश में छाए रहेंगे, आच्छादित रहेंगे, दक्षिण की हवा चलेगी, दक्षिण की पवन चले, तो तिलों का संग्रह करके रखिए, क्योंकि कार्तिक मास में तिल बेचने से अधिक लाभ होगा। इसका मतलब कि आगे तिलों का जो उत्पादन होगा अगली फसल में, वह अत्यंत अधिक होगा, अच्छा होगा और उसका लाभ मिलेगा। आषाढ़ मास के वहां पर उन्होंने 6वें अध्याय में आषाढ़ मास का पूरा वर्णन ही कर दिया है। उनका मयूर चित्रकम का 69वां श्लोक है कि आषाढ़ मासे शीत पंचमी तिथौ रव्यादिवारेषु यथा क्रमेण स्यादल्प वृष्टिर विपुला च वृष्टिर युद्धम शुभम क्षेम सुखे च नासा। वहां ये स्पष्ट करते हैं, आषाढ़ शुक्ल पंचमी को लेकर वो काफी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि पंचमी को रविवार हो तो समझिए कि वर्षा बहुत अच्छी होगी, चंद्रवार हो तो और अधिक होगी, मंगलवार हो तो वर्षा नहीं होगी, और बुधवार हो तो शुभ होगा, गुरुवार हो तो क्षेम होगा, रक्षण होगा, शुक्रवार हो तो सुख होगा, और शनिवार हो तो हानि होगी। साथ ही कहते हैं कि आषाढ़ मासे शुक्ल पंचम्याम शुभवारे शुभेक्षिते संपूर्ण निखिला धात्री धन धान्या कुला धारा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यदि शुभ वार हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो संपूर्ण पृथ्वी धन और धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। क्रूर ग्रह युते वारे लग्ने क्रूरे क्षिते तथा दुर्भिक्षम मरणम व्याधिस चौर बाधा सताम सता। कहते हैं कि यदि क्रूर ग्रह से युक्त हो जाए, क्रूर क्रूर ग्रहों की स्थिति बन जाए तथा लग्न पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो और आषाढ़ शुक्ल पंचमी हो, तो आप उस समय यह फलादेश कर सकते हैं कि दुर्भिक्ष, मरण, रोग और सज्जनों को चोरों से भय होता है। दुर्भिक्ष की वहां बात करते हैं, साथ ही मरण, मरने की भी बात करते हैं, रोग की भी बात करते हैं, और चोरों से, अभाव में ही चोरों का भय होता है। तो इन सब सारी चीजों से वहां पर स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम आषाढ़ मास से एक एक दिन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वृष्टि होगी या नहीं होगी। दुर्भिक्ष के संबंध में यहाँ इसमें लिखते हैं कि यदि तत्रामलश्चंद्र परिवेशयुते हवा तदातिमात्रम दुर्भिक्षम
तत्र देशे भिजायते। कादम्बिनी में 421वें श्लोक में ये वर्णन करते हैं कि जिस देश के अंदर आषाढ़ पूर्णिमा को चंद्रमा निर्बल हो, मंडल युक्त हो और ऐसी स्थिति में अगर बना हो, मंडल से युक्त हो, तो घोर दुर्भिक्ष होता है, दुर्भिक्ष का काल होता है। इसलिए कृषक लोग उसका विचार करके और पालन करें और उससे आगे जाएं। साथ ही वहां उस दिन कौन सी नक्षत्र है, उस नक्षत्र पर विचार करते हैं। कहते हैं कि आषाढ़े पूर्णिमायाम तु मूलभम यदि दृश्यते, भम नाम नक्षत्रम है। तो कहा कि आषाढ़ की पूर्णिमा को यदि मूल नक्षत्र है तो यावदेव भवेन मूलम तावत दुर्भिक्षम आदिशेत। जब तक मूल की स्थिति बनी हो, यानी उस दिन जितनी घड़ी मूल रहेगा उन घड़ियों में दुर्भिक्ष होगा, और दुर्भिक्ष संख्या विश्वा के आधार पर होगा। प्रत्येक वस्तु की विश्वा का ग्रंथकारों ने, आचार्यों ने अनुमान किया है और विश्वा के द्वारा ही वो सारी चीजों का अनुमान करते। मैं यहाँ थोड़ा उसको विंशोपक का वर्णन करना चाहता हूँ। ये विश्वा क्या है? कहा मकरंद प्रकाश के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अलग अलग विश्वा का वर्णन किया है। जैसे वर्षा का विश्वा 11, अब 11 से अधिक होगा तब ही जाकर के वर्षा का लक्षण आएगा। यदि उससे कम होगा तो समझिए कि अकाल पड़ेगा, झूरा पड़ेगा। उसी तरह धान्य है, शील है, तृण है, उष्ण है, वायु है, प्रजावृद्धि, प्रजाक्षय, विग्रह, क्षुधा, माने बहुत सारी चीजों का एक मकरंद प्रकाशकार ने एक लिस्ट बनाया है, एक सूची बनाया है, और उस सूची के आधार पर उन्होंने उसका विश्वा निर्धारण किया है। यहाँ भी आचार्य मधुसूदन ओझा कादम्बिनी के माध्यम से विश्वा का ही निर्धारण कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप उसका विश्वा निर्धारण करिए, क्योंकि जितना घड़ी मूल रहेगा उन घड़ियों का 3/3 कर दीजिए, जितना आए उतना विश्वा कर दीजिए, और वो जो विश्वा आएगा उस विश्वा को आप देखेंगे तो 11 से कम होगा, तो कहते हैं कि उससे आप दुर्भिक्ष का अनुमान लगा लीजिए। यदि विश्वा अधिक रहेगा तो उतना दुर्भिक्ष नहीं, लेकिन थोड़ी वृष्टि होगी, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं, फलादेश कर सकते हैं। साथ ही कहते हैं कि आषाढ़्याम यदि मूलम स्याद उत्तराषाढ़मेव वा आवर्षम मध्यमम धान्यम देशे सर्वत्र जायते। कहते हैं आषाढ़ पूर्णिमा में मूल अथवा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के होने से साल भर संपूर्ण देश में धान्य मध्यम होता है। अब यहाँ दो चीजें आ गई कि वहां तो कहते हैं कि जितना घड़ी मूल रहेगा उसका विश्वा बना दीजिए और उससे जो है दुर्भिक्ष का आकलन कर लीजिए, और यहाँ कहते हैं कि वर्षा जो है वो क्या होगी, धान्य जो है वो मध्यम होगा। मध्यम का मतलब क्या है? कहा जो हमने विश्वा बनाया उस विश्वा में यदि मूल का घटीफल अधिक चल जाता है, मूल जो है अधिक समय तक वहां विराजमान रहती है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप मध्यम का फलादेश कर सकते हैं, यानी मध्यम वर्षा, बहुत अधिक नहीं होगी, बहुत कम भी नहीं होगी। और फिर वहां पर कहते हैं कि पूर्वाषाढ़ा यदा साढ़्याम तदा वर्षे शुभम भवेत आवर्षम धान्य निष्पत्ति प्रजापि सुख मेधते। ये वर्णन करते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो साल भर तक खूब धान्य पैदा होगा, साल भर प्रजा में सुख की वृद्धि होगी और वर्षा शुभ होगी। शुक्लाषाढ़े चतुर्दश्याम पूर्णिमा घटिकाधिका समर्घम स्यात् समम साम्ये शून्य पाते तो निष्कर्ष। कहते हैं कि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी में पूर्णिमा की घड़ियां अधिक हो
पूर्णिमा की घटी अगर अधिक हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि चतुर्दशी थोड़े ही काल तक भोग करती है और उसके बाद पूर्णिमा लग जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, अब उसमें भी प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि भाई तो व्रत की कथा कब होगी, आज होगी कि कल होगी। जैसे आज भी कई लोगों की स्थिति है कि भाई एकादशी आज है कि काल है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो वहां पर जो निर्णय होते हैं वो निर्णय कुछ कर्म काल के आधार पर होते हैं, क्योंकि कौन सा कर्म करना है, उस कर्म का काल क्या है। अब पहले जो लोग पूछते थे, लोगों का प्रश्न दूसरा होता था कि गुरुजी या पंडित जी ये बताइए कि मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है तो किस दिन करें है। और आज पूछते हैं पूर्णिमा कब है, तो पंडित जी बता देते हैं पूर्णिमा आज भी है, पूर्णिमा कल भी है। अब लो, अब इसलिए कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो बाद में होने वाले हैं, कुछ कर्म हैं जो पहले होने वाले। अब सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, पूर्णिमा का विचार करिएगा तो उस पूर्णिमा में धर्मशास्त्र के अनुसार सायंकालीन पूर्णिमा का विचार किया जाएगा। स्नान दान करना है तो उस पूर्णिमा में सूर्योदय कालीन पूर्णिमा का विचार किया जाएगा। तो पंडित जी ने विचार बता दिया कि पूर्णिमा तुम सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है तो आज हुई, स्नान दान करना है तो कल हुआ। अब लोग कह ले 2 दिन पूर्णिमा हो गई, यहाँ भी गड़बड़ हो गया वहां भी गड़बड़। तो जब प्रश्न ही गड़बड़ करेंगे तो उत्तर गड़बड़ आएगा, कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे। तो वहां पर ये निर्णय ये करते हैं कि किसी भी चीज को उसके कर्म के आधार पर आप उसको समझिए। शुक्लाषाढ़े चतुर्दश्याम पूर्णिमा घटिकाधिका समर्घम स्यात् समम साम्ये शून्य पाते तो निष्फलम। तो कहते हैं कि वहां पर यदि आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी में पूर्णिमा की घड़ियां अधिक हो तो महंगाई रहती है अथवा भाव स्थिर रहता है। समान होने से समानता रहती है, और यदि चतुर्दशी में पूर्णिमा की घड़ियों का सर्वथा अभाव हो तो धान्य प्राप्ति का भी सर्वथा अभाव होता है। अर्थात चतुर्दशी में पूर्णिमा की घड़ियां जितना अधिक हो उतना ही अच्छा हो। ये आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में ऐसा इन्होंने निर्देश किया है। साथ ही वो कहते हैं आषाढ़या पूर्णिमायास्तु यदि वृद्धि प्रजायते मासमेकम समर्घम स्यात् पश्चात अन्न महर्घता। कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा की वृद्धि, अर्थात वृद्धि का मतलब क्या है, वृद्धि का मतलब है कि तिथियां बढ़ जाती हैं। एक ही तिथि 2 दिन हो गई, एक ही तिथि 2 दिन क्यों हुई, क्योंकि उस तिथि में सूर्योदय नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जो तिथि वृद्धि का जो क्रम बनता है, दो दो दिन तिथि हो जाती है। तो 2 दिन के तिथियों में क्या निर्णय होगा, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये लिखते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा की वृद्धि अर्थात इस तिथि के 2 होने से 1 मास तक मूल्य स्थिर रहता है और उसके पीछे अन्न का भाव तेज होता है। आषाढ़्याम षष्टिमानायाम यावत् संवत्सरम शुभम 63 घटिभी क्षण मासान तदर्धेन तदर्धके। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन यदि यह तिथि 60 घड़ी की हो, पूर्णिमा 60 घड़ी की हो, 60 घड़ी यानी पूर्ण रूप से चतुर्विंशति होरा पर्यंत यदि पूर्णिमा रहती है तो वर्ष भर के लिए शुभ होगा। और 30 घड़ी है तो क्षण मासान 6 महीने के लिए, 15 घड़ी हो तो 3 महीने के लिए। इसमें भी यदि कम हो तो दुख ही समझना, किंतु वायु और बादलों के योग से फल कुछ घट बढ़ जाता है। देखिए नक्षत्रों के आधार पर कादम्बिनी में वर्णन है, और आचार्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि नक्षत्रों और योगों का जो फल है वह तो घटित हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ यदि आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस लक्षण को भी आप ये नहीं कह सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आज ये योग है, आज वृष्टि होगी ही नहीं। यदि लक्षण बन गया
लक्षण बन गया तो वो वृष्टि होगी, क्योंकि पूर्ण वृष्टि योग है, खंड वृष्टि योग है। कहते हैं आजकल वाहन का बहुत विचार करते हैं कि भाई ये नक्षत्र है तो इस नक्षत्र का वाहन क्या है। वाहन के आधार पर वो निर्धारण करते हैं कि यदि वाहन जलीय है, जल वाला वाहन है, तो कह देंगे कि हाँ हाँ इसमें जल का प्रभाव रहेगा। और जल वाला वाहन नहीं है, यदि शुष्क स्थल पर रहने वाला वाहन है, तो कह देंगे कि जल का अभाव रहेगा। तो जल के प्रभाव और जल के अभाव की बात जो है वो यहाँ पर आचार्य स्पष्ट करते हैं कि भाई वायु और बादलों के योग से फल कुछ घट बढ़ जाता है, इसलिए इसका विचार करना चाहिए और विचार करके ही इसका निर्णय करना चाहिए। और इसमें चंद्रमा का विचार उन्होंने किया है और कृष्ण पक्ष से ही वो विचार करने लगते हैं। कृष्ण पक्ष में विचार करते हैं ये मयूर चित्रकम के आचार्य। वो क्या कहते हैं कि उसी आषाढ़ कृष्णाष्टमी को जो रात्रि में चंद्रमा निर्मल हो, चंद्रमा में छिद्र दिख पड़े तो वर्षा नहीं होए, ऐसा कहना। तस्यामेव तदा रात्रो निर्मलम शशिलांछना दृश्य दृश्येत छिद्र संतृप्तस् तदा वाच्यम अवर्षणम। ये फलादेश वहां पर करते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारा विधान बताते हैं और इसमें जितने भी श्लोक हमने देखे हैं, इन सभी श्लोकों में जो हमें प्रासंगिकता समझ में आ रही है, एक एक श्लोकों का बढ़िया तरीके से अगर अवलोकन किया जाए तो निश्चित रूप से जो हमारा कृषि कार्य है वह कृषि कार्य किस प्रकार से उत्तम होगा। और साथ ही साथ कृषि नहीं बल्कि वनस्पतियों की बात, जैसा पर्जन्य सूक्त कर रहा था कि किस प्रकार से हम वनस्पतियों को भी समृद्ध और पुष्ट कर पाएंगे। जब वर्षा नहीं होगी तो वनस्पतियां भी पुष्ट नहीं होगी। तो इसलिए और उसके साथ ही साथ ये कहते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा को रात दिन पूर्व की हवा चले, पूर्वी हवा, तो वर्षा अच्छी होगी। लेकिन मरुस्थल, मरुस्थल यानी मारवाड़ क्षेत्र और गुर्जर यानी गुजरात क्षेत्र, इन क्षेत्रों में वृष्टि अच्छी नहीं होगी। तो क्षेत्र के आधार पर ही भी यहाँ पर जो है वो व्याख्यान करते हैं और उसमें बादलों को और हवाओं को पूरा तरीके से योगदान करते हैं। और मैं तो देखता हूं कि जो लोक में घाघ और भंडरी जो प्रसिद्ध है, उनका भी बहुत अच्छा अनुमान निकलता है। और इससे भी उसका अनुमान अगर लिया जाए तो वह अनुमान भी बहुत सटीक दिखाई देता है और बहुत जगह पे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इस में जो और भी बातें आई हैं, उन बातों का भी समन्वय ज्योतिष की दृष्टि से हमने देखा है कि किस प्रकार से यह एक ऐसा शास्त्र है जिसका अध्ययन करने से हम काफी अपने को और समृद्ध बना सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई कहते हैं कि भाई यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणी। तो कहते हैं कि शुद्ध है, देखने में सब कुछ बढ़िया है, शास्त्रगत है, लेकिन लोक में उसकी क्या स्थिति है, लोक में वो करणीय है कि नहीं है, तो लोक को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो आषाढ़ी परीक्षा नामक ग्रंथ है, यह ग्रंथ स्वयं शास्त्र की बात तो बताता ही है, लेकिन ये कहता है कि केवल शास्त्र के ही आधार पर आप फलादेश मत करो। आप इस चीज का फलादेश करने के लिए लोक को भी अपनी दृष्टि में रखिए और लोक को दृष्टि में रखते हुए आप फलादेश करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो शायद आप इस चीज का अनुमान ठीक ढंग से लगा पाएंगे। और यदि अनुमान ठीक ढंग से लग जाएगा तो आप उसके आधार पर जो कार्य करेंगे वो कार्य आपका सफल हो जाएगा। क्योंकि यही तो है कार्य, कारण कार्य भाव है ना। तो इसकी प्राप्ति हो जाएगी।